गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग सेकेंड काइंड ऑफ रेमेडी रिएक्शन पढ़े थे, जहाँ पे हम लोग देखे थे कि स्टेटमेंट था एग्रावेशन में बी लॉन्ग एंड सीवियर येट फाइनल रिएक्शन एंड एम्ब्रेशन कम्स। इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे प्रोलॉन्ग एग्रावेशन एंड फाइनल डिक्लाइन ऑफ द पेशेंट। तो फर्स्ट केस में जो था डिजीज इनक्यूरेबल था, वहाँ पे हमने क्यूर करने के हिसाब से मेडिसिन दिया और एग्रावेशन होकर पेशेंट को खत्म कर दिया। दैट वाज डन। सेकेंड केस में हम लोग देखा डिजीज क्यूरेबल था, डिजीज वाज क्यूरेबल बट इट वाज बॉर्डर लाइन, सो mild reaction was not possible. Mild reaction was not possible. If you expect cure, then at this place you have to witness this kind of aggravation. Okay. ऐसे केसेस में करना क्या है? कुछ नहीं करना है, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे केसेस में कुछ नहीं करना है, जस्ट वेट एंड वॉच करना है, क्योंकि वंस अगर क्यूरेटिव रिएक्शन शुरू हुआ है, एग्रावेशन हुआ है, उसके बाद एम्ब्रेशन होगा। ठीक है, ऐसे केसेस में आपको कुछ नहीं करना है। ये हो गया सेकेंड काइंड ऑफ रेमेडी रिएक्शन। द थर्ड रेमेडी रिएक्शन which is discussed by Dr. Roberts is the aggravation is quick, short and strong with rapid improvement of the patient. स्टेटमेंट क्या है? द एग्रावेशन इज क्विक, शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग। द एग्रावेशन इज क्विक, शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग विथ रैपिड improvement of the patient। जैसा कि मैं बोला हूँ, आप लोगों को स्टेटमेंट याद रहना चाहिए, यहाँ पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, आपको स्टेटमेंट याद रहना चाहिए। ठीक है, बोल रहे हैं कि यहाँ पे एग्रावेशन जो है वो क्विक है, मतलब जल्दी से एग्रावेशन फिनिश हो जाएगा। शॉर्ट है, माने इसका ड्यूरेशन थोड़े देर के लिए होगा, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा या एक दिन, लाइक दिस। और क्या है? स्ट्रॉन्ग है, माने समझ में आएगा कि एग्रावेशन हुआ, आपको समझ में आएगा, इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपको फील होगा कि एग्रावेशन हुआ है। विथ रैपिड इंप्रूवमेंट ऑफ द पेशेंट, इसके बाद पेशेंट को इंप्रूवमेंट शुरू होगा और काफी तेज इंप्रूवमेंट होगा। ऐसा कब होता है? ऐसा किन केसेज में होता है? ऐसा उन केसेज में होता है जहां पे कि पैथोलॉजी आइदर डेवलप नहीं हुआ है या जस्ट डेवलप होना शुरू हुआ है। तो यहाँ पे पैथोलॉजी जो है डेवलप नहीं है, नॉट डेवलप। मोस्टली कहिए तो पैथोलॉजी डेवलप नहीं है, नॉट वेल डेवलप कहिए। ऑब्वियसली यहाँ पे क्यूरेटिव रिस्पॉन्स पॉसिबल है, और यहाँ पे क्यूरेटिव रिएक्शन कैसा हो रहा है? रिएक्शन इज क्यूरेटिव है, रिएक्शन क्यूरेटिव है, यहाँ में कोई डाउट नहीं है। एग्रावेशन के बाद एम्ब्रेशन हो रहा है, स्ट्रॉन्ग एग्रावेशन के बाद एम्ब्रेशन हो रहा है, ऑलरेडी सिग्निफाई कर रहा है कि ये रिएक्शन जो है क्यूरेटिव रिएक्शन है। यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि ये रिएक्शन क्यूरेटिव रिएक्शन है। पैथोलॉजी अनडेवलप्ड था, वेल डेवलप नहीं हुआ था। ऑब्वियसली हमने जो मेडिसिन दिया था उसका पोटेंसी जो था या डो अमाउंट जो था वो थोड़ा हाई था। ये पोटेंसी जो था इतना
इतना स्ट्रॉन्ग एग्रावेशन हो रहा है तो इनएडिक्वेट था, हाइयर था, रिलेटिवली हाइयर था, दैट इज वाई इतना ज़्यादा एग्रावेशन हो रहा है। बट ध्यान दें जो कंसेप्ट ऑफ होम्योपैथिक एग्रावेशन हम लोग पढ़े हैं ऑलरेडी, वहाँ से अगर हम लोग कोरिलेट करें तो ये एग्रावेशन जरूरी है, अवश्यंभावी है। अगर क्योर हो रहा है तो एग्रावेशन होगा ही। और ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन को अगर हम लोग रेफर करें तो इस एग्रावेशन को हम लोग पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते, थोड़ा मोड़ा एग्रावेशन होगा ही, होना ही चाहिए। तो आप डोज पोटेंसी को एक्यूरेट करके इस एग्रावेशन को थोड़ा कम कर सकते हैं, थोड़ा कम कर सकते हैं, बट ये होगा। तो यहाँ पे पैथोलॉजी नॉट डेवलप, रिएक्शन क्यूरेटिव है, मेडिसिन जो दिया है हमने उसका पोटेंसी हाइयर है। यहाँ पे करना क्या है, व्हाट टू डू, व्हाट टू डू, व्हाट टू डू। इस केस में क्या करना है, कुछ नहीं करना है। इस केस में वेट एंड वॉच करना है। आउटकम क्या होगा, फेवरेबल। व्हाट टू डू, क्या करना है, वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच। बस वेट कीजिए कि क्या हो रहा है, और किस मोमेंट तक वेट करिए, जब तक रिपीटेशन का इंडिकेशन नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि बस एक बार एग्रावेशन हो गया तो उसके बाद आपको रिपीट नहीं करना पड़ेगा। ऑब्वियसली तब कब तक वेट करना है, जब तक कि या तो कोई न्यू सेट ऑफ सिम्टम्स नहीं आता है, न्यू इंडिकेशन नहीं आता है, या फिर रिपीटेशन का इंडिकेशन नहीं आता, तब तक वेट करना है। इनडिफिनिटली वेट नहीं कर सकते। वेट करने का एक लिमिट है, एक क्राइटेरिया है, जहां आपको ये दिख रहा है कि अब प्रेस्क्राइब करने का जरूरत आ रहा है, इंडिकेशन चेंज हुए हैं या रिलैप्स हो रहा है, तो वहां पे अकॉर्डिंगली आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। बट अगर एग्रावेशन वीक, शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग है विथ रैपिड इंप्रूवमेंट ऑफ द पेशेंट, ऐसे केसेस में आपका आउटकम फेवरेबल होगा, और ऐसे केसेस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्लेसिबो का इस्तेमाल करना सीखना होगा, करना होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये केस, दिस केस वाज क्यूरेबल, केस वाज क्यूरेबल, ये केस क्यूरेबल था, और इसीलिए यहाँ पे क्यूरेबल रिएक्शन आया। ये हुआ हम लोगों का थर्ड ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन हम लोग पढ़ेंगे, फोर्थ ऑब्जर्वेशन, और उसके बाद फिर हम लोग थर्ड में वापस आएंगे। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन हम लोग पढ़ेंगे फोर्थ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इस एफरीज में वापस आएंगे। यहाँ था द एग्रावेशन इज वीक, शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग विथ रैपिड इंप्रूवमेंट ऑफ द केस। नेक्स्ट एग्रावेशन है, नेक्स्ट रेमेडी रिएक्शन है, नेक्स्ट रेमेडी रिएक्शन जिसको हम लोग फोर्थ रेमेडी रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे है नेक्स्ट रेमेडी रिएक्शन, नो एग्रावेशन एंड नो एग्रावेशन, नो एग्रावेशन। यहाँ पे है नो एग्रावेशन एंड, यहाँ पे है नो एग्रावेशन एंड रिकवरी ऑफ द पेशेंट। ऐसे केसेज में आपको जो है, आपको क्या होगा, जो मेडिसिन दे रहे हैं वो एग्जैक्टली होम्योपैथिक है, जो मेडिसिन आप दे रहे हैं। ऐसे केसेज में जो आप मेडिसिन दे रहे हैं वो आपको एक क्यूरेटिव रिस्पॉन्स लेके आएगा, जहाँ पे कोई एग्रावेशन नहीं है। ठीक है, सो ये डिजीज जो है कैसा था, ये डिजीज क्यूरेबल डिजीज था, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड पॉइंट क्या है, इस डिजीज में पैथोलॉजी किस लेवल पे था, इस डिजीज में पैथोलॉजी फंक्शनल लेवल पे था। नो टिश्यू चेंज, यहाँ पे कोई टिश्यू चेंज नहीं हुआ था, नो टिश्यू चेंज, यहाँ पे कोई टिश्यू चेंज नहीं हुआ है। ठीक है,
पैथोलॉजी फंक्शनल लेवल पे है, कोई टिश्यू चेंज नहीं हुआ है। नेक्स्ट, मेडिसिन जो आपने दिया है, मेडिसिन जो दिया है वो एग्जैक्ट पोटेंसी और एग्जैक्ट जो नीडेड पोटेंसी था वही पोटेंसी दिया है, एग्जैक्ट पोटेंसी एंड एग्जैक्ट रिपीटेशन, एग्जैक्ट रिपीटेशन जितना चाहिए था एग्जैक्टली आपने दिया है। या इसको मेडिसिन का जो पोटेंसी जो है इसको बोल रहे हैं पोटेंसी एंड रिपीटेशन जो है, एग्जैक्ट से ज्यादा अच्छा वर्ड आप लोग कह सकते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमम। तो ये पोटेंसी एंड रिपीटेशन जो था, ऑप्टिमम पोटेंसी एंड ऑप्टिमम रिपीटेशन, ठीक है, ऑप्टिमम पोटेंसी एंड ऑप्टिमम रिपीटेशन। यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जस्ट फिजिशियन को व्हाट टू डू, वेट एंड वॉच। ऑब्वियसली हमेशा आपको पेशेंट को जब मेडिसिन दे रहे हैं तो वेट एंड वॉच ही करना है और सिम्टम्स को नोट करना है। सो ये क्यूरेबल डिजीज था, फंक्शनल लेवल पे पैथोलॉजी था, मेडिसिन ऑप्टिमम था। रिएक्शन, इसमें रिएक्शन जो है आपका रिएक्शन जो है आपका क्यूरेटिव है, रिएक्शन आपका क्यूरेटिव है। इस क्यूरेटिव को मैं थोड़ा सा ब्रैकेट में रखना है, क्यों, इसको हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे कि क्यों ब्रैकेट में रखना है। जब हम लोग होम्योपैथिक एग्रावेशन पढ़े थे तो वहां पे आप लोगों को याद होगा कि हम लोग क्या बोले थे, हम लोग होम्योपैथिक एग्रावेशन पढ़ते वक्त बोले थे कि अगर क्योर होगा, अगर क्योर है तो होम्योपैथिक एग्रावेशन इज फोर रनर ऑफ द क्योर। ये जस्ट अटेस्ट करता है, एक स्टैंप देके अटेस्ट करता है कि ये क्योर हुआ है, बट यहाँ पे तो कोई एग्रावेशन ही नहीं हो रहा। तो ऐसे केसेस ऑलवेज सस्पिशियस केसेस रहती हैं फिजिशियन के माइंड में, क्योंकि यहाँ पे कोई होम्योपैथिक एग्रावेशन नहीं हुआ, कोई परसेप्टिबल होम्योपैथिक एग्रावेशन नहीं हुआ, तो ये केस क्योर हुआ या नहीं हुआ। दैट इज वाई मैंने क्यूरेटिव को ब्रैकेट में रखा। ऑब्वियसली एग्रावेशन नहीं हो रहा है तो ये आइडियल क्योर है, जी हाँ ये आइडियल क्योर है। बट फॉर ए फिजिशियन इन केस ऑफ क्रॉनिक डिजीज इस ऑब्जर्वेशन को हम लोग नहीं चाहेंगे, हम लोग ऑलवेज चाहेंगे कि हमको ऑब्जर्वेशन नंबर 3 या रेमेडी रिएक्शन नंबर 3 मिले, जहां पे कि एग्रावेशन वाज वीक, शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग एंड फाइनल इंप्रूवमेंट हो रहा है, ठीक है। सो एमसीक्यूज में या एग्जाम्स में या बेड साइड में या वाइवा में अगर आपसे पूछा जाए कि आइडियल क्योर कौन सा ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन 4। क्रॉनिक डिजीज के केस में आप कौन सा ऑब्जर्वेशन को फिजिशियन बेस्ट ऑब्जर्वेशन मानता है, ऑब्जर्वेशन 3। क्रॉनिक डिजीज के केस में थर्ड ऑब्जर्वेशन फिजिशियन के लिए बेस्ट ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि यहाँ होम्योपैथिक एग्रावेशन मिल रहा है। एक्यूट डिजीज के केस में फोर्थ ऑब्जर्वेशन को बेस्ट ऑब्जर्वेशन माना जाता है, क्यों, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सफरिंग है, बट सो सफरिंग को और बढ़ाना नहीं है। सो ये डिफरेंस हमको क्लियर होना चाहिए। अब थोड़ा सा और हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, क्या एग्जैक्टली इसमें नो एग्रावेशन होता है, क्या एग्जैक्टली यहाँ नो एग्रावेशन होता है। बेसिकली हम लोग एक केस ऑफ डिजीज को देख रहे हैं जो कि जस्ट लाइक दिस ये प्रोग्रेस हो रहा है, दिस इज टाइम एंड दिस इज इंटेंसिटी कर सकते हैं डिजीज का, ठीक है। ये अपने प्रोग्रेस पे जा रहा है। इसका ग्राफ थोड़ा ऐसे नहीं करके हम लोग इसको एक्सपोनेंशियली ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है। इस डिजीज में हमने
हमने सर्टेन टाइम पे पॉइंट पे यहाँ पे एक मेडिसिन दिया और ये मेडिसिन देने के बाद यहाँ पे एक एग्रावेशन हो रहा है, होम्योपैथिक एग्रावेशन हो रहा है, सेम उसी लाइन में हो रहा है और उसके बाद फाइनली सिम्टम घटते घटते पेशेंट ठीक हो जा रहा है, पेशेंट ठीक हो जा रहा है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये एग्रावेशन इतना छोटा है, ये एग्रावेशन इतना छोटा है कि ये जस्ट इम्परसेप्टिबल है, समझ में ही नहीं आएगा, ये समझ में ही नहीं आएगा, ये एग्रावेशन आपको समझ में ही नहीं आएगा। जस्ट आप देखिए कितना छोटा सा एग्रावेशन ये है, ये एग्रावेशन कितना छोटा है। जस्ट आपने यहाँ मेडिसिन दिया, ठीक है, आपने यहाँ मेडिसिन दिया, ये जस्ट इसी लाइन में एग्रावेशन हुआ होम्योपैथिक और ये फिर फाइनल डिक्लाइन हो गया। सो ऐसे केसेज में जो होम्योपैथिक एग्रावेशन होता है वो होम्योपैथिक एग्रावेशन इम्परसेप्टिबल होता है, उसको हैंड लेंथ लगा के आपको देखना पड़ेगा अगर क्योर हुआ है तो, अगर क्योर हुआ है तो, ठीक है। बट अगर क्योर नहीं हुआ है, अगर आपको ये होम्योपैथिक एग्रावेशन नहीं मिला है तो यू विल ऑलवेज बी इन डाउट दैट ये क्योर हुआ है या नहीं हुआ है। सो ये हुआ हम लोगों का फोर्थ ऑब्जर्वेशन, फोर्थ रेमेडी रिएक्शन। एमसीक्यूज के पर्पज से ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। आइडियल क्योर इज फोर्थ ऑब्जर्वेशन। फिजिशियन क्रॉनिक डिजीज के केस में कौन सा ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा ऑप्ट करेगा? थर्ड ऑब्जर्वेशन। यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्रॉनिक डिजीज के केस में बेस्ट डिजायर्ड ऑब्जर्वेशन बाय फिजिशियन एंड फोर्थ ऑब्जर्वेशन इज आइडियल क्योर। ये एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है, पूछा जा सकता है, बेड साइड में भी पूछा जा सकता है। आप लोगों को ये ध्यान में रहना चाहिए। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।